नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। देश और दुनिया में रहने वाले तमाम भारतीय जानते हैं कि आज ही के दिन यानी 25 मार्च 1931 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में सांप्रदायिक दंगे रोकने के लिए एक ऐसी शख्सियत ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी जो पत्रकारिता के वे पुरोधा पितामह हैं और उनका ही डीएनए हमारे जैसे करोड़ों लाखों पत्रकारों जो हिंदी के पत्रकार हैं उनकी रगों में दौड़ता है। अमर शहीद बलिदानी गणेश शंकर विद्यार्थी जी के बलिदान दिवस पर उनके चरणों में शत शत नमन, बहुत बहुत प्रणाम। वो तस्वीरें दिखाई जाएं चौबे गोला की, वो आज की ये ताज़ा तस्वीरें हैं। चौबे गोला है कानपुर का, जहां विद्यार्थी जी की शहादत हुई थी। नफरत फैल रही थी उस वक्त, दोनों समुदाय आमने सामने थे। विद्यार्थी जी बीच में आ गए और उन्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा, वो शहीद हो गए। ये चरण पादुकाएं उनकी आज वहाँ स्थापित की गई हैं। मंदिर है और मंदिर में विद्यार्थी जी की चरण पादुकाओं को एक उनके चित्र के साथ स्थापित किया गया है। ये वास्तव में बहुत अच्छा काम है और इसके लिए जो भी संगठन हैं, पत्रकार हैं, बहुत सारे लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि विद्यार्थी जी को कम से कम वो याद कर रहे हैं। ये काम वरिष्ठ पत्रकार शांतनु चैतन्य, शैलेंद्र और उनकी टीम ने, संगठन ने, अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी जी के नाम पर एक संगठन भी बहुत अच्छा खासा बड़ा संगठन चलता है, उस संगठन ने आज इन पादुकाओं को स्थापित किया है और ये कार्यक्रम संवेदनाओं को उकेरता है। आज इस कार्यक्रम में रहने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं धन्य हुआ कि विद्यार्थी जी के चरणों में उनके बलिदान दिवस पर आज मुझे प्रणाम करने का अवसर मिला। तो बहुत बहुत श्रद्धांजलि विद्यार्थी जी के चरणों में। आज जिस तरीके का माहौल है उसमें आज़ादी के दौर में विद्यार्थी जी एक महान क्रांतिकारी भी थे। उन्होंने आज़ादी के दौर में जिस तरीके से देश में पत्रकारिता को जन जन तक पहुंचाया, उत्पीड़न को उजागर किया, और यहाँ तक लोग कहते हैं कि गांधी जी का कद अगर इतना बड़ा हुआ तो उसमें विद्यार्थी जी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि लखनऊ अधिवेशन के बाद विद्यार्थी जी के निमंत्रण पर वो कानपुर आए थे गांधी जी, और यहीं से फिर वो चंपारण गए थे, जहाँ से लोगों ने जाना मोहनदास करमचंद गांधी से वो महात्मा गांधी हुए। तो विद्यार्थी जी की महत्ता बहुत है, लेकिन दुख की बात यह है कि विद्यार्थी जी का जो कद है उसके मुताबिक उन्हें ना तो मान सम्मान मिला और ना ही उनको लोग आत्मसात कर रहे हैं। पत्रकारिता आज के जिस दौर में गुजर रही है, समाज जिस दौर में गुजर रहा है, मुझे लगता है कि प्रत्येक पत्रकार के अंदर विद्यार्थी जी को जीवित और जागृत करना पड़ेगा, क्योंकि विद्यार्थी जी एक ऐसी शख्सियत थे कि वो केवल जर्नलिस्ट नहीं थे, वो एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट थे। और आज का दौर एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट का भी है। अब देख रहे हैं बहुत सारे एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट हैं। एक क्रांतिकारी के तौर पर, एक आंदोलनकारी पत्रकार के तौर पर उनको जाना जाता है। तो विद्यार्थी जी के बारे में मेरे जैसे लोगों की हैसियत नहीं है कि कुछ ज़्यादा कहें। सत सत प्रणाम, बहुत बहुत श्रद्धांजलि। सीधे इसके बाद हम अपने कार्यक्रम पर आते हैं। मंथन जो उसका विषय है, हमने आज बड़ा महत्वपूर्ण लिया है कि वास्तव में मसला सरेंडर का है या सरेंडर का। समस्या कहाँ है? समस्या सिलेंडर में है या सरेंडर में है? ये आज बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और दुनिया के नक्शे पर कोसों दूर मिडिल ईस्ट में आग लगी है, लेकिन उसकी तपिश भारत के आम आदमी के रसोई, उसकी गाड़ी की टंकी तक महसूस की जा रही है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ तेल और गैस की नहीं रह गई है, इसमें डिप्लोमेसी का तड़का लगा है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने जो उनका एक ट्रुथ एक हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल, उस पर उन्होंने पोस्ट किया, तो इसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें एक तरीके से ज़बरदस्त हलचल देखने को मिली। ट्रंप ने युद्ध रुकवाने के लिए पाकिस्तान की भूमिका का जिक्र क्या किया, विपक्ष को मोदी सरकार के विश्व गुरु वाले दावे पर सवाल उठाने का मौका मिल गया।
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लेकर देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत संपूर्ण विपक्षी खेमा एक ही सुर में पूछ रहा है, कहाँ है वो रसूख, कहाँ है वो विश्व गुरु वाला दम। क्या भारत वाकई ग्लोबल लीडर है या फिर पड़ोसी मुल्क जो हमारा दुश्मन भी है वो बाजी मार ले गया। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां, ये परिस्थितियां हैं। इजराइल और अमेरिका के बीच मची इस खींचतान ने पूरी दुनिया, इस जंग जो हो रही है, जो अमेरिका और इजराइल के बीच खींचतान है कि भाई इजराइल ने कह दिया कि युद्ध अमेरिका नहीं, हम खत्म करेंगे। उसके बाद से अमेरिका की भी थोड़ी किरकिरी हुई और खींचतान जैसी दिख रही है। इस लड़ाई से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान भारत को हो रहा है। हमारी सप्लाई चेन टूटी, महंगाई का ज़बरदस्त प्रहार है। और एक आर्थिक विशेषज्ञ विजय सरदाना कह रहे थे किसी कार्यक्रम में, मैंने उनको सुना कि भारत को 2000 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है परोक्ष रूप से, और 1.25 लाख करोड़ का नुकसान तो प्रत्यक्ष रूप से हो चुका अब तक। जो 60 डॉलर प्रति बैरल से 130 डॉलर प्रति बैरल जो क्रूड ऑयल की कीमतें चली गई हैं, तो जो उसकी बीच का अंतर है, भरपाई है, उसको भरने के लिए भारत को कितनी मुद्रा लगानी पड़ेगी। और इसके अतिरिक्त जो स्थितियां ये हैं कि मुद्रा अवमूल्यन हो रहा है, जो रुपया लगातार रसातल पर जा रहा है, उसके बीच का गैप भी भरने में हमें बहुत कवायद करनी पड़ेगी, कसरत करनी पड़ेगी। अब हारमूज की अगर बात करें तो हारमूज में अब ईरान ने वसूली शुरू कर दी है, टोल टैक्स, गुंडा टैक्स, वसूली, कुछ भी कहिए आप उसको, लेकिन वसूली शुरू कर दी है कि जो जहाज वहां से पार होगा, भारतीय मुद्रा में अगर बात करें तो 20 से 40 लाख रुपया वो वसूली कर रहा है। तो बहुत सारे, लगभग 80% जो उधर से गुजरने वाले लोगों ने वो रास्ता अभी फिलहाल अख्तियार नहीं किया। जो लोग पैसे देकर निकल रहे हैं उनके जहाज, वहाँ की जो फोर्स है जिसके हाथ में कमांड है देश के रिवोल्यूशनरी गार्ड IGRC, वो वसूली कर रही है। और अभी भी विदेश मंत्रालय और जो भारत सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि 20 जहाज हमारे अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं। सिनेरियो है कि गुजरात में जो काम करते थे, पंजाब में लोग काम करते थे, वो वापस आ रहे हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर। एक उसी तरीके की लाइनें लग रही हैं जैसे कभी कोरोना में लगती थी, कभी नोटबंदी को लेकर लगती थी, आने जाने को लेकर अफरा तफरी है। गैस की दिक्कत तो थी, पेट्रोल को लेकर भी पैनिक हो गया, डीजल को लेकर पैनिक हो गया। हालांकि सरकार बार बार कह रही है कि पेट्रोल डीजल को लेकर कोई दिक्कत नहीं, गैस में भी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा लोग पैनिक बुकिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन संसद में इतने दिनों के बाद प्रधानमंत्री ने माना कि स्थितियां विपरीत हैं, हमें संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। प्रधानमंत्री ने जो वस्तु स्थिति है उसका चित्रण संसद के अंदर किया है, और विपक्ष बहुत पहले से इस बात को कह रहा था कि नहीं ऐसा होने वाला है या ऐसा हो रहा है, भयंकर महंगाई की सुनामी आने वाली है। नेता प्रतिपक्ष लगातार इस बात को कह रहे थे। तो कुल मिलाकर अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया एक अजब मोड़ पर खड़ी है। भारत बिना किसी युद्ध में शामिल हुए, बिना किसी मध्यस्थता के ज़्यादा नुकसान में नजर आ रहा है, और उस नुकसान की भरपाई इस देश के लोगों को करना है, किसानों को करना है, नौजवानों को करना है। अभी आज मेरी बात हो रही थी एक बहुत ही जानकार व्यक्ति से। मैंने कहा भाई गैस की दिक्कत क्या है? बोले कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा बताओ भाई अंदर का मामला क्या है? तो उन्होंने कहा कि भाई पिछले महीने 40% कटौती, इस महीने 20% कटौती। वजह? उन्होंने कहा जब तक इसका दाम नहीं बढ़ेगा गैस का 100 रुपया और, तब तक हम जो मुद्रा का लॉस हो रहा है हमारे क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने से, उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। तो हम बहुत फ्रीक्वेंटली चाह कर भी तेल खरीद नहीं पाएंगे। तो कम से कम 100 रुपया बढ़ना चाहिए। अब 100 रुपया कैसे बढ़ेगा? क्योंकि बंगाल में चुनाव है। अभी 60 बढ़ाए हैं। युद्ध का पहली मिसाइल दगते ही 60 बढ़ गए, अब 100 और बढ़ जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अभी चुनाव तक तो बढ़ नहीं रहे गैस की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, लेकिन चुनाव के बाद बढ़ेंगी, भयानक बढ़ेंगी, ये भी तय मान लीजिए आप। ये कोई मैं अफवाह नहीं फैला रहा हूँ, ये एजम्पशन है, ये आकलन है एक पत्रकार के तौर पर 10-20 लोगों से बात करके जो इस फील्ड के जानकार लोग हैं। अब विपक्ष कह रहा है कि सरेंडर। आज संसद में एक प्रदर्शन कर दिया जबरदस्त तरीके से, वो सरेंडर है, और जनता कह रही सरेंडर।
सिलेंडर। तो जनता सिलेंडर मांग रही है, विपक्ष कह रहा सरेंडर। मंथन इसी पर। संसद में प्रदर्शन भी हुआ, अगर वो तस्वीरें हो तो दिखा दी जाए साथ में। संसद में आज प्रदर्शन किया काफ़ी जोरदार तरीके से। सिलेंडर भी गायब और नरेंद्र भी गायब। ये एक प्रदर्शन किया गया, जरा एम्बियंस उठाया जाए इसका। तो विपक्ष के सांसदों ने संसद में, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में रहे हैं, उन्होंने आज प्रदर्शन किया। सांसदों ने, महुआ मोइत्रा, तमाम विपक्षी दलों के सांसद इस प्रदर्शन में नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सिलेंडर भी गायब और नरेंद्र भी गायब। प्रधानमंत्री पर सीधा निशाना। क्या प्रधानमंत्री इसके लिए जिम्मेदार हैं सीधे तौर पर, या अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां परिस्थितियां हैं? पूरा विश्व इस समस्या को लेकर चिंतित है, तो अकेले प्रधानमंत्री को हम कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? प्रधानमंत्री ने सदन में जो देश को बताया, और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष जो इस पर कटाक्ष कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दो बयान सुनिए। पश्चिमी एशिया की हालत चिंताजनक है। बीते 2-3 हफ्तों में जयशंकर जी ने और हरदीप पुरी जी ने इस विषय पर सदन को जरूरी जानकारी दी है। अब इस संकट को 3 सप्ताह से ज्यादा हो रहा है। इसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर, लोगों के जीवन पर बहुत ही विपरीत असर हो रहा है। इसलिए पूरी दुनिया इस संकट के जल्द से जल्द समाधान के लिए सभी पक्षों से आग्रह भी कर रही है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनल फॉरेन पॉलिसी। यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ दिस। इट्स अ यूनिवर्सल जोक। एवरीबody considers it a universal joke. Donald Trump knows exactly what Mr. Modi can do and what Mr. Modi cannot do. So, if the Prime Minister is compromised, our foreign policy is compromised. It's obvious. तो सबको दिख रहा है। US डील कर दी, कल मतलब इररिलेवेंट भाषण कर दिया। मतलब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, दिखना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है। पोजीशन क्या है? कोई पोजीशन ही नहीं है। और दुख की बात है कि इसका नुकसान होगा लोगों को। राहुल गांधी कह रहे कि भाई हम विश्वगुरु हैं, हम भारत के प्रधानमंत्री। कहाँ हैं? दिखना चाहिए ना कि हम भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत एक बहुत मजबूत और संप्रभु देश है, और इस पूरे घटनाक्रम में जो पश्चिम एशिया में जो कुछ चल रहा है, मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व, वहां पर भारत की भूमिका नजर नहीं आ रही। विपक्ष इस बात को लेकर भी चिंतित है, और वो कटाक्ष कर रहा है, प्रधानमंत्री को घेर रहा है, भाई आप हैं कहाँ? ऐसे तो खम ठोक कर, दम ठोक कर कहते हैं हम विश्वगुरु हैं, कैसे चलेगा? और उन्होंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री जी ने मान लिया कि स्थितियां दुरू हैं, और प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि भाई स्थितियां दुरू हैं, गंभीर स्थितियां हैं। एक सर्वदलीय बैठक भी आज बुलाई थी प्रधानमंत्री ने, उसमें भी सभी दलों के नेताओं से कहा गया कि भाई आप कम से कम सब लोग सहयोग करें और देश में माहौल अच्छा रहे, इसको लेकर और सुझाव भी मांगे गए हैं। अब हमारे 20 जहाज फंसे हुए हैं, हम कैसे हार्मूज से कैसे निपट रहे हैं, जहाज कैसे आ रहे हैं, तेल कैसे आएगा, LNG जो लिक्विड नेचुरल गैस है वो कैसे आ रही है,
इसके संदर्भ में आधिकारिक प्रवक्ता का एक बयान सुनिए। जो वेस्ट ऑफ होर्मुज है वहाँ पे 20 भारतीय फ्लैग के जहाज रह गए और उसमें 540 भारतीय नाविक हैं और इन सभी की सुरक्षा, उनकी देखरेख और समन्वय के लिए डीजी शिपिंग, आरपीएसएल एजेंसी तो हमारे मिशंस के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये स्थितियाँ, ये परिस्थितियाँ और अब सब कुछ आपके सामने है। काफ़ी कुछ दर्शकों के संदर्भ में भूमिका दर्शकों को नज़र आ गई होगी कि हम क्या कहना चाहते हैं आज की इस कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम को किस ओर ले जाना चाहते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जुड़ेंगे। उमेश त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी के नेता इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। निश्चल सिंघानिया अध्यक्ष पेट्रोल डीलर एसोसिएशन दिल्ली हमारे साथ इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक अजय शुक्ल इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। संपादक, बहुत बहुत आभार अजय जी। और जाने माने डिप्लोमेट रहे दीपक बोरा साहब भी इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। दीपक बोरा साहब एक ख्यातिलब्ध विश्लेषक हैं और डिप्लोमेट हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सभी मेहमानों का। दीपक बोरा साहब को सीधे स्क्रीन पर लाया जाए। दीपक बोरा साहब से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दीपक बोरा साहब, अगर कहें तो जो अब तक इतने दिन से स्थितियाँ, परिस्थितियाँ चल रही हैं, इजराइल का जो बयान है कि भाई अमेरिका नहीं ख़त्म करेगा, हम युद्ध को ख़त्म करेंगे। अमेरिका चाह रहा है युद्ध ख़त्म हो, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ये राजनीतिक जियोपॉलिटिकल घटनाक्रम और जो भी कुछ चल रहा है वो आपसे कुछ छुपा नहीं है। आप एक विद्वान डिप्लोमेट हैं, सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से जानते हैं। पाकिस्तान का बीच में कूद पड़ना मध्यस्थता के लिए, हम तो कहेंगे कूद ही पड़ा वो, लेकिन जिस तरीके से ट्रंप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो हमारी विश्व गुरु वाली जो भूमिका है, उस भूमिका का क्या, उस भूमिका में हम कहाँ खड़े नजर आ रहे हैं कि हमारी कोई भूमिका, क्योंकि अभी नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा कि हमारी भूमिका दिखनी चाहिए, हम भारत के प्रधानमंत्री हैं, हम भारत हैं। दीपक बोरा सर। धन्यवाद आपका सर जी। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ आपके चैनल पर। बाकी हमारे विशेष मेहमान हैं। चाणक्य ने एक चीज कही थी, हमेशा अपने से ज्यादा बुद्धिमान लोगों की संगत में रहें ताकि आपको भी, आपका ज्ञान भी है वो बढ़े। बस एक ही मेरा अनुरोध है कि सर गाली गलौज पे ना उतरे हैं। लेट्स कीप दिस अ सिविलाइज्ड डिबेट। अगर आप बुरा ना माने कि कई बार पॉलिटिकल लीडर्स फिर उतर आते हैं एंड यू नो ऑन टर्म्स जो हम लोगों की ट्रेनिंग नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूं कि मैं 20 साल उस एरिया में रहा हूं सर। 6 देशों में आपका राजदूत रह चुका हूं जी। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं वहां क्या हो रहा है। ये हमला जो हुआ था सर, ये हुआ था, ये जंग शुरू हुआ था जब हमास ने हमला किया था इजराइल के ऊपर। सही किया गलत किया, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। तब से इजराइल भिड़ रहा है। एक टाइम था जब बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ आए थे दिल्ली में, उन्होंने कहा कि हम 7 जंग लड़ रहे हैं, हम हमास के साथ, हिजबुल्लाह के साथ, हूती के साथ, ईरान के साथ, सीरिया के साथ, इराक के साथ और लेबनान के साथ हम जंग लड़ रहे हैं। ये इजराइल ने कहा था, मैंने नहीं कहा था, ये उनका बयान था। अब वहां पे क्या हो रहा है सर, सवाल ये उठता है कि हॉर्मुज को बंद करने का अधिकार किसके पास है? वो तो इंटरनेशनल वाटरवे है ना सर जी। जब जंग होता है सबसे पहले मौत होती है सच्चाई की, सिपाही तो बाद में मरते हैं। तो अगर आपने बंद कर दिया है हॉर्मुज को और फिर आप कहते हैं कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया, ये किया, वो किया, डोनाल्ड ट्रंप कहाँ मानता है अंतर्राष्ट्रीय कानून को? सर एक उनका मैं कोट आपको देता हूँ, एक उन्होंने कही थी, मैं वहां था जब उन्होंने ये कहा था। उन्होंने कहा था कि जो हमारे इंटरेस्ट है अमेरिका के, मेरे पर सिर्फ इन्फ्लुएंस होता है, अब मैं कोट कर रहा हूँ अंग्रेजी में, माई ओन मोरालिटी, माई ओन माइंड इज द ओनली थिंग दैट कैन स्टॉप। ये ट्रंप साहब का बयान कि मैं रुकूंगा जब मेरा मन कहेगा रुको, बाकी आप लोग जाके छोले खाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा आदमी है, बुरा आदमी, आई डोंट केयर। दूसरा आपने उठाया है ये कि जिहादिस्तान उर्फ पाकिस्तान का, कि वो बीच में कूद रहा, कूदने दीजिए ना सर, क्या फर्क पड़ता है? तमाचा पड़ेगा ना सर, वहां तो कोई जाएगा नहीं सर। कौन जाएगा? इजराइल को तो वो रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो क्या मध्यस्थता होगी सर? किससे बात करेगा? अपनी अम्मा से? रियलिटी सर इज, हम लोगों ने क्यों नहीं किया? यू हैव टू असेस कि भाई सक्सेस की क्या संभावना है। अगर सक्सेस की कोई संभावना नहीं है तो कूदने का क्या फायदा? जो लोग कह रहे हैं कि हमने नहीं किया मध्यस्थता, अगर फेल हो जाते वही आरोप लगाते, जी क्यों किया आपने? आपको तो पता था कि फेल हो जाएंगे। हम लोग गए थे कि नहीं सर यूक्रेन से बात करने और रूस से बात करने? जी।
आपको याद होगा सर, जी मैं था जी वहां से। जी। और वो जो सर्कस का जोकर है, जो यूक्रेन का राष्ट्रपति है, वो तो हंसता रहा था, सारा जोक्स बना रहा था। जब पीएम साहब बड़ी सीरियस बात उससे कर रहे थे, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन शांति। पुतिन साहब थे। सिमिलरली सर, इसराइल और पैलेस्टाइन अथॉरिटी के बीच में हमने बातचीत की, नहीं सुना, नहीं चाहते हैं। अब मेरा मानना है 3 दिन के अंदर सर, ये भविष्यवाणी हम लोग नहीं करते पर मैं एनालिसिस करता हूं, 3 दिन के अंदर अमेरिका विक्ट्री डिक्लेयर कर देगा। आज पीटर हेगसेथ, जो उनके वॉर सेक्रेटरी या डिफेंस सेक्रेटरी, उन्होंने कह दिया हम जीत गए। ट्रम्प भी कहेगा देखो जी, मेरा जो उद्देश्य था मैंने हासिल कर लिया, अब मैं जा रहा हूं। अब इसराइल और ईरान आपस में भिड़ते रहेंगे, और खाड़ी के जो देश हैं जिनकी फौजें बहुत कमजोर हैं, लेकिन अब उनको मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि ईरान ने सब पे हमला किया है। सर कतर आज एग्जिट कर गया सर। इसलिए कतर एग्जिट कर गया, कतर। मैं ये तो बता रहा हूं ना सर, कि कतर के ऊपर तो हमला हुआ है ना। हाँ, वो और एग्जिट कर गया, तीन उसने कहा कि नहीं, हम इस युद्ध का हिस्सा नहीं, हमें नहीं लड़ना। एब्सोल्युटली राइट, कि मुझको मुझको क्यों ठोक रहे हो? मेरे पास तो अमेरिकन बेस है, एलोपेथ बेस बहुत बड़ा है, मैं तो क्या हुआ, आई सर्व दैट। लेकिन उसने कहा कि हम इस युद्ध का हिस्सा, कोई भी जो है मिडिल ईस्ट का देश नहीं हिस्सा होना चाहता। कतर तो सबसे पहला है ना सर जिसने बोला। बाकियों ने हमला नहीं किया ईरान पे, बल्कि ईरान ने उन पे हमले किए कि आपके पास अमेरिकन बेस है। अब मैं उस इतिहास में नहीं जा रहा कि अमेरिकन बेस क्यों बने हैं वहां पर। इतना मैं कह देता हूं सर, मेरे बहुत से अरब दोस्त हैं, वो कहते हैं कि हमें खतरा इसराइल से नहीं है, हमें खतरा ईरान से है। अब जी इसके बाद आप उससे ज्यादा बुद्धिमान है, आप समझ जाइए कि ये जंग चलेगी, अमेरिका निकल जाएगा, ईरान इसराइल लड़ता रहेगा। उसने हमास को खत्म कर दिया है, हिजबुल्लाह को खत्म करके वो लेबनान का एक हिस्सा ले लेगा। और हूथी आपने देखा है सर, जी। बिल्कुल खामोश बैठे हैं। दिसंबर में उनके सारे टॉप लीडर्स मार दिए थे, उनकी जितनी एबिलिटी थी ड्रोन्स की और मिसाइल की, वो सब खत्म कर दी। पैसा, राजों का राजा रुपया, वो अब बिल्कुल खामोश होकर बैठ गए। So it is going to be Israel's fight, direct Israel versus Iran. सर हमारी समस्याओं का क्या, हम लोग कहाँ हैं? हम लोग बिल्कुल राइट पाथ पर हैं, हमें कुछ और एफर्ट डालने चाहिए, कहीं चूक हुई है? जैसा विपक्ष लगातार कह रहा है कि भाई सरेंडर। नहीं सर, ये पॉलिटिकल चीज है, मैं उन पे कमेंट नहीं करूंगा। हमारी ट्रेनिंग नहीं होती कि पॉलिटिकल मामलों पे कमेंट करें, डोमेस्टिक। मैं सिर्फ इतना कहूंगा सर कि हमारी नीति इतनी अच्छी रही है, द बेस्ट पॉलिसी दैट आई हैव सीन। मुझे 52 साल हो गए हैं कूटनीति में, 75 साल की मेरी उम्र है सर। ये मैंने देखा, ऐसी फॉरेन पॉलिसी आउटस्टैंडिंग, वेरी सक्सेसफुल। डॉक्टर एस जयशंकर मेरी सेवा के हैं, 4 years माई जूनियर, बट ब्रिलियंट, एंड प्राइम मिनिस्टर्स लीडरशिप। क्यों लोग हमसे कह रहे हैं? फिनलैंड के राष्ट्रपति ने क्या बोला था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आप बात करिए प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, शायद वो कुछ करा सकें। वो कार्लसन टकर, बहुत बड़ा वहां का पॉडकास्ट है, उसने क्या बोला है, बात करिए। वहां के जो टॉप लेवल के डिफेंस एनालिस्ट कहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, अगर आप समझौता चाहते हैं, टॉक टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो ये हमारी हार है कि हमारी जीत है सर? आप अच्छा, खुद ये फैसला ये करें। ये जहाज वाला जो मसला है लगातार, जो दीपक सर, हम लोग हमारे देश की जनता अभी तो गैस से पीड़ित है। गैस की जो समस्या है, कुकिंग गैस की समस्या है, एलपीजी की समस्या है। अभी पेट्रोल और डीजल की हमारे यहाँ कोई किल्लत नहीं नज़र आ रही, लेकिन पैनिक परचेजिंग भी है। तो इस तरह आपने की बिल्कुल सही कहा। उसका क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ने से हमारा जो एक डेफिसिट एक लंबा होता जा रहा है, नुकसान हमारा होता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में एक वैदेशिक सेवा के आप अधिकारी हैं और एक अनुभवी डिप्लोमेट हैं, आप क्या सोचते हैं, हमें क्या रणनीति, कैसे हम करें? क्योंकि हमारे यहाँ सप्लाई तो दीपक सर हो नहीं पा रही उस तरीके से जैसे निर्बाध रूप से हो रही थी। सिर्फ जो गैस है सर, सिलेंडर गैस, आपको मालूम है, मैं तो गवर्नमेंट के फिगर्स लेता हूं सर, मेरे पास और दूसरे कोई फिगर्स नहीं है। सरकार ने कहा था कि 60 लाख सिलेंडर हम रोज बेचते थे, फिर सडनली ये 85 लाख चला गया। तो ये 25 लाख कहां से आए? एकदम में कहां से बढ़ गए ना सर? ये होर्डिंग होती है, ब्लैक मार्केटिंग होती है। अब कौन इसके लिए जिम्मेदार है मैं नहीं चाहता, लेकिन हमने जो किया है, अपने पेट्रोलियम के सोर्सेज डाइवर्सिफाई की। हमारे पेट्रोलियम की कोई शॉर्टेज नहीं है, 40-45 दिन की हमारे पास रिजर्व्स हैं, जिसको आप लोग स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स कहते हैं, मैं सॉवरेन रिजर्व कहता हूं। आप सहमत हैं, नहीं है, इट्स अप टू यू सर। वो आपकी पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा पॉइंट ऑफ एक व्यू बड़ा है। महत्वपूर्ण सवाल और है कि जैसा कि हम लोगों को हम लोग तो एक सामान्य जानकारी के लोग हैं, आप जैसे विद्वान नहीं हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि जो हम जो चीज़ें खरीदते हैं, जो हमारा क्रूड ऑयल है, पेट्रोल है, जो भी चीज़ें हैं, वो हम 80-85% उसी एरिया से खरीदते हैं जहाँ ये सब बवाल चल रहा है, और वो एरिया में भी बवाल है। तो अब आगे हम क्या करने वाले, हम कैसे निपटेंगे? क्योंकि ऐसा तो प्रधानमंत्री जी ने कहा सदन में कि अब हमें बहुत कठोर स्थितियों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे?
मैं बता देता हूँ सर, प्राइम मिनिस्टर अकेले नहीं करेंगे, हम सबको करना है, मुझे करना है। मिसाल के तौर पर सर, आपको मैंने अपनी उम्र बताई, मेरी पत्नी और मैं दिल्ली में रहते हैं, अब हम गाड़ी को यूज नहीं करते हैं सर, हम मेट्रो से जाते हैं या पैदल जाते हैं जहां हमको जाना होता है। कुछ भी नहीं है, एक बूंद है, लेकिन सागर भी तो बूंद बूंद से बनता है, हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। हम गैस का प्रयोग नहीं कर रहे हैं अभी, हमारे पास वो पीएनजी है, पाइप नेचुरल गैस, पर नहीं करते सर। कच्ची सब्जियां खाने का, फ्रूट खाने का बहुत मजा आता है। सो देर आर थिंग्स, कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोग सब कर सकते हैं इसके लिए। वही तो प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि हम सबको मिलके करना है, मिलके कर। कोविड के टाइम में हमने किया था फाइनली सर। एक अंग्रेजी की कहावत है कि क्राइसिस को आप अपॉर्चुनिटी में बदल लीजिए। मैं बता देता हूँ हॉर्मुज में क्या होगा सर। दुनिया ने देख लिया है कि ईरान ने हॉर्मुज में जो कुछ किया है, तो दुनिया में कितनी स्थिति खराब हुई है सर। हॉर्मुज का ऑल्टरनेटिव 10 साल के अंदर आएगा। सऊदी अरेबिया की ऑलरेडी पाइपलाइन है, यूए की है, और पाइपलाइन पे काम होगा। हॉर्मुज विल फेड इनटू हिस्ट्री सर। यही हुआ था, पहले भी मैंने देखा था। 70 के दशक में 2 प्राइस राइज हुई थी। इस बार जो आपत्ति है उससे कहीं ज्यादा है सर, जो 70 के दशक में हुई थी। उस समय भी हम निपटे थे, आज भी हम निपटेंगे, मेरा भरोसा है सर। भारत बहुत रेसिलियंट है सर, विल डील विद दिस। और जब हॉर्मुज को बाईपास कर लिया, फिर हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह हम कर रहे हैं, उस वक्त फिर कोई भी बाधा नहीं बनेगी इन इंपोर्टिंग एनर्जी फ्रॉम मिडिल ईस्ट सर। ये मेरा मानना देश है के सर। लोगों को कैसे आश्वस्त करेंगे एक डिप्लोमेट के आप तौर पर? बताइए ना सर, आप जैसे मीडिया के जो इतने वरिष्ठ लोग हैं, सब लोग आप पे भरोसा करते हैं, मुझ पे नहीं करते। मुझे तो कहते हैं कि तो सरकारी है, तो डजंट मैटर सर। मैं क्या, आई कांट डिनाई द फैक्ट कि मैं काम करता रहा हूँ 52 साल से गवर्नमेंट के लिए। तो आप लोग बताएंगे लोगों को कि सर भरोसा आप भी तो करिए। कुछ कहिए इस देश से, आप इस देश के नागरिक हैं, आपने अपने महत्वपूर्ण मैं 52 साल इस देश को यही दिए हैं। कहूंगा सर, कि मैं यही कहूंगा कि इंडिया जो है वो सो गया है, उसकी जगह भारत जागा है सर। भरोसा करिए अपने आप पर, भरोसा करिए अपनी सरकार, आपने चुना है सरकार को, और ये सरकार पूरी कोशिश की। मेरा मानना है सर, मेरे कई सहयोगी हैं, मेरे अपने सीनियरिटी के लोग हैं मिनिस्ट्रीज में, मेरा अपना, मेरे मित्र हैं, मेरा अपना मानना है कि जो कुछ ह्यूमनली पॉसिबल है वो सरकार करिए, और हम कामयाब हो रहे हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया, इस उम्मीद के साथ में कि हम होंगे कामयाब। और बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर। दीपक बोरा सर जाने माने डिप्लोमेट, 6 देशों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके। बहुत साफ तौर पर कहा कि भाई हम कुछ भी कठोर, अगर कच्ची सब्जियां भी खानी पड़े ना तो खाइए, खाली प्रधानमंत्री जी के जिम्मे नहीं है देश। प्रत्येक नागरिक कच्ची सब्जियां खाइए, पैदल चलिए, गाड़ी का प्रयोग मत करिए अगर ऐसी परिस्थितियां हैं। निकलेगा, अल्टरनेट निकलेगा। और जैसा उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि 3 दिन के अंदर, भविष्यवाणी क्या, वो एनालिसिस करते हैं, भविष्यवक्ता तो है नहीं, उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा कि ये एनालिसिस है कि अगले 3 दिन के अंदर अमेरिका अपनी विजय की घोषणा कर देगा, और उसके बाद ईरान और इजराइल लड़ते रहेंगे। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अमेरिका कभी भी अपनी पीठ ठोक लेता है खुद भी। और ट्रम्प साहब के बारे में कहा जाता है कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कहीं फंस नहीं रहे हैं, जाते हैं निकल कर आ जाते हैं तुरंत। वो वियतनाम जैसी स्थिति नहीं, अफगानिस्तान जैसी स्थिति नहीं है, वाटरलू नहीं बन रहा कहीं। एक ब्रेक ले रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का समस्या सिलेंडर है या सरेंडर, इसी पर आज हम मंथन करें। हमारे साथ मेहमानों को पैनल आ चुका है। विजय खेड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेता, उमेश त्रिपाठी कांग्रेस के नेता, फॉरवर्ड डिप्लोमेट दीपक बोरा लगातार जुड़े हुए हैं। ब्रेक से पहले दीपक बोरा सर से विस्तार से बातचीत हुई। निश्चल सिंघानिया और अजय शुक्ल वरिष्ठ पत्रकार हमारे इस कार्यक्रम में लगातार हैं। एक तो अनुरोध सभी से कि कोई भी ऐसी बात एक दूसरे के प्रति कतई ना करेंगे जिससे एक दूसरे को वो चीज़ें अच्छी ना लगें। मुद्दों पे बात करेंगे, कंटेंट पे बात करेंगे, कटाक्ष भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम वो अगर एक दायरे में रहेंगे तो मुझे लगता कार्यक्रम अच्छा चलेगा। अजय जी की तरफ मैं रुख करूंगा। अजय शुक्ल जी, समस्या कहाँ है? विपक्ष कह रहा है कि सरेंडर में समस्या है, जनता कह रही है सिलेंडर में समस्या है। देखिए, समस्या ये है कि जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ, आप 28 तारीख को अटैक करता है अमेरिका और इजराइल,
उसके पहले हमारे प्रधानमंत्री जब गए और उन्होंने जाकर के जिस तरीके से कहा, इंडिया stands with Israel firmly with full conviction in this moment and beyond. अब आप समझ लीजिए कि जब इस तरह की बात होगी तो स्वाभाविक सी बात है, जो देश जेनोसाइड कर रहा था, जो जिस तरीके से हत्याएं कर रहा था, उस देश के साथ आप स्टैंड करने की जिस तरह से बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं उन अमानवीय लोगों के साथ में खड़े हो जाने की बात करते हैं। कभी भी भारत किसी के साथ स्टैंड करने की सर, बात हमास नहीं ने भी करता तो था। कोई मानवीय बात नहीं की थी ना अजय सर। हमास ने भी कोई मानवीय काम थोड़ी किया था, उसने भी अमानवीय काम किया था। आप एक मिनट हमास पे आप आए, उसके पहले फिर हिस्ट्री में आइए ना, कि जब जबरदस्ती जिस तरीके से इजराइल वहां बसाया गया और जिस तरीके से उसने दूसरे की भूमि पे, अटल बिहारी वाजपेयी का वो बयान सुनिए, वो विदेश मंत्री थे उस समय, उन्होंने कहा था कि अरबों की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, खाली करना सुना है, मैंने सुना है। आइए, तो मैं वही कह रहा हूं ठीक कि है। आप जा करके जिस तरह से कर रहे हैं ये ऐतिहासिक है। और एक चीज जान लीजिए कि जो हम सब का, जिसकी भी बात करें, पर्सिया हो या मिस्र हो, ये पूरा इलाका जो है, यही ईरान से लेके सारा यही इलाका है जहां से ओरिजिन है हम सबकी संस्कृतियों का, हम सबके धर्म का, हम सबका, चाहे कोई भी धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, यहूदी धर्म हो या हमारा धर्म हो, ये सबका कहीं ना कहीं वहीं से कनेक्शन है। तो ये जो एक बंटवारा है, ये पुराना ऐतिहासिक लड़ाई है। तो इस लड़ाई को आप जो करके नहीं, हमास कहां पैदा हुआ, जब पैदा हुआ उसके पहले से इजराइल के ही कारण तो हुआ, नहीं तो पहले कहां था। आप इन सारी स्थितियों को जब देखेंगे तो ये लगेगा हमें इससे मतलब नहीं। हमारा एक स्टैंड भारत का रहा है कि हम गुटनिरपेक्ष रहेंगे। कैसे? कि हम कभी भी किसी गलत के साथ नहीं खड़े होंगे। हम जहां भारत का हित होगा हम वहां खड़े होंगे जी। इजराइल के साथ भारत का क्या हित है? हमारा हित ईरान के साथ जरूर रहा है, लेकिन इजराइल के साथ तो हमारा कभी हित नहीं रहा है। इजराइल ने हमारे साथ धंधा किया है, अपना फायदा उठाया। तो जिस इजराइल से हमें फायदा नहीं था, उसके साथ हम स्टैंड करने की बात उस समय कर रहे हैं जिस समय वह युद्ध के हालात पैदा हो गए हैं, और उस कारण भारत गंभीर परिस्थितियों में फंस गया। आज आप एक चीज समझिए, भारत के लिए वो कहता रहा है कि हमारा पुरातन मित्र है, और जो हमारा पुरातन मित्र है उससे मदद मिलती। उसने हमारे जो अब तक 4 जहाज छोड़े, उनमें से 3 जहाज का तो मुझे पता है कि उनसे कोई पैसा नहीं लिया गया, कुछ नहीं लिया गया, और उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट छोड़ा गया। एक के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, बाकी 20 रुके हुए हैं, 24 जहाज वहां हमारे रुके हुए थे। अब आप सोचिए कि जब यह सिचुएशन होती है तो हमारा आज 26 दिन हो चुके हैं। 26 दिन से हमारे 24 थे, जिनमें से अब 20 रुके हुए हैं अपने आप में, और बाकी वो साफ साफ कह रहा है उन देशों को हम जाने दे रहे हैं जो हमारे मित्र हैं या हमारे तटस्थ हैं। तो भारत ने तटस्थता दिखाई है कहां? प्रॉब्लम यहां पैदा होती है। भारत का संकट खुद भारत के प्रधानमंत्री का आमंत्रित संकट है, और यही वजह है जो पेट्रोलियम का भी संकट पैदा होने लगा है। आप देखिए, मैं किन्हीं उन राज्यों की बात नहीं करता हूं जो गैर बीजेपी शासित है। मैं गुजरात की बात करूंगा, मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा, मैं मध्य प्रदेश की बात करूंगा। आप देखिए, आधा दर्जन ऐसे राज्य हैं जो भाजपा शासित हैं, और वहां पेट्रोलियम के लिए किस तरह से लाइन लग रही है। तो ये सारी चीज, क्या पेट्रोलियम का भी संकट आने लग रहा है, गैस का ऑलरेडी है। मैं खुद बताता हूं कि जो है 1 तारीख को मेरी मेट ने कहा कि भैया मेरी गैस बुक कर दीजिए। मैंने गैस बुक करी, और आज तक उसके यहां गैस नहीं आई है। यदि गैस का इतनी अच्छी उपलब्धता है तो आज तक क्यों नहीं आई? अंत में मैंने उसे अपने घर का सिलेंडर दिया। मैंने कहा अभी काम चला लो, और जैसे ही आ जाए तो मुझे वापस कर देना। अब आप एक चीज समझिए कि ये सिचुएशन यदि है तो ये किसी और की नहीं है, और इसके बाद में झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने सही बोला संसद में कि भारी संकट आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है। राहुल गांधी ने यही बात तो 2 तारीख को कह दी थी, और कहा था कि इस पर सर्वदलीय बैठक बुला करके इस पर
करना चाहिए, समाधान निकालने के बारे में चर्चा करनी चाहिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री तब करते हैं जब हम पूरी तरीके से फेल हो चुके होते हैं। आप एक चीज देखिए, अमेरिका के बारे में दीपक जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, वो यही करेगा, और वो करेगा नहीं, करना शुरू कर दिया। अमेरिका तो कहने लगा है कि हाँ हम जीत गए हैं, हम जीत रहे हैं, हम ये कमोवेश ये वैसे ही है जैसे पाकिस्तान कह रहा था ऑपरेशन सिंदूर में। संयुक्त राष्ट्र संघ में उसने कह दिया था हम तो जीत गए। हमारे विदेश मंत्री जो बैचमेट हैं क्या कहते हैं वोरा साहब के, वो उसे अपोज नहीं कर पाए थे। तो यह हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। कम से कम जो ईरान है वो खुल के कह तो रहा है कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, ट्रंप गलत बोल रहा है। हमारे भी प्रधानमंत्री को ये बोलना चाहिए था। यहां समस्या खड़ी है, इस कारण से हम संकट में हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। दीपक बोरा सर असहमत नजर आ रहे, एक छोटा सा रिस्पांस 20 सेकंड, उसके बाद मैं बीजेपी के नेता के पास जाऊंगा। दीपक सर एक छोटा सा रिस्पांस। डिप्लोमेसी में सर एक चीज होती है, उसको हम स्ट्रेटेजिक साइलेंस कहते हैं। आप मुझे कहें मैं अभी ट्रंप को जाके गाली निकाल देता हूं सर, आपका दिल को खुशी होगी सर? भारत को क्या फायदा होगा सर? जो कुछ हम करते हैं देश के हित में करते हैं। मैं भी जाके कह देता हूं सर, मैं तो रहा हूं उस देश में, जाके कहना चोर हैं, डाकू हैं, बदमाश हैं, ये हैं, वो हैं। आप बताइए भारत को फायदा होगा उससे सर? कि आपके दिल के अंदर जो आग है वो ठंडी हो जाएगी। थिंक अबाउट व्हाट आई एम सेइंग सर। चुप रहना कई बार बहुत इंपॉर्टेंट ठीक बात है। जो हम कहते हैं वो महत्वपूर्ण है, जो नहीं कहते वो और ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। थैंक यू। ये मैं दीपक जी की बात पे एक बात जोड़ दूं। संयुक्त राष्ट्र संघ में जब उसने कहा, वहां के प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री गए नहीं थे, और उसमें जयशंकर मौजूद थे। ये जीत है तो हमें वो जीत इन्हें मुबारक। अब हमारा विदेश मंत्री ये कह रहा है, मैं वीडियो सुना देता हूं, मेरे पास विशेष करता हूं। दीने भी देखा होगा भाई, उनके जयशंकर जी उनके जूनियर मैं इसीलिए कह रहा हूं, हमारा विदेश मंत्री उसको अपोज नहीं कर पाया, तो ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, ठीक है। ये अपने आप में थोड़ा सा बढ़ते हैं, ये सवाल है अपने आप में। दीपक सर सहमत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ नेता विजय खेरा हैं। विजय जी, समस्या अभी अजय जी ने अपने तरीके से बताई, विपक्ष अपने तरीके से बता रहा, देश की जनता की समस्या है। अब वो किसी को दिखे ना दिखे, प्रधानमंत्री जी ने कहा बहुत भयंकर संकट आने वाला है। क्या हम लेट रिस्पॉन्ड करते हैं अब तक का अगर देखें, ऐसा विपक्ष आरोप लगाता है। विजय खेड़ा, रिस्पॉन्ड। अभी एक प्रवक्ता यहाँ बैठे थे, मुझे नहीं पता कौन थे, लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी बात बोली है कि यू मस्ट ऑल्सो रीड बिटवीन द लाइन्स। जो नहीं कहा गया है उसको समझने की कोशिश करो। अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जब इस समय हम बैठे हैं पूरे विश्व की राजनीति के बीच में, बहुत सारी बातें हैं। मैं उनका परिचय बता देता हूं आपको। विजय खेड़ा वो जाने माने डिप्लोमेट दीपक बोरा जी हैं, जो दुनिया के 6 देशों में भारत के राजदूत रह चुके हैं और इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। जी, वो बधाई के पात्र हैं। जो मैं कहना चाहता था वही है, टू रीड बिटवीन द लाइन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, particularly when you are at diplomacy and international politics। जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति कर रहे हो उस समय वो समझने की कोशिश करो जो नहीं कहा गया है। तो जब कहा गया ही नहीं समझ पाते हैं राहुल गांधी, तो नहीं कहा गया तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उनकी वही समझ में नहीं आ रहा जो कहा गया है, उसी पर बेमतलब की टिप्पणियां करे चले जा रहे हैं। कह रहे हैं हमने सरेंडर कर दिया, हमने क्या कर दिया। मतलब अपने देश की इतनी बदनामी करने से चूकते नहीं है। किस चीज में सरेंडर कर दिया हमने? एक शब्द हर बार नया इजाद करते हैं कांग्रेस के राजकुमार जी, और बार बार उसी पे चैटे रहेंगे कि मेरे। आप मुझे बताइए, क्या हमने रूस से तेल लेना बंद किया कभी? ये समझो हम विकसित राष्ट्र हैं, हम विकासशील राष्ट्र नहीं है। हमको अपनी चीज को समझना चाहिए। क्या हम बोले कि हम कमजोर हैं? क्या हम बोले कि हम चौथी पांचवी इकोनॉमिक स्थिति पर हैं? क्या हम खुद बोले ये कि नहीं हम तो छठवीं पे जाएंगे? ये समझने की कोशिश करो। ये हिंदुस्तान में आपस की राजनीति नहीं चल रही है, विश्व में बोलने का सवाल उठ रहा है। जहां पर आप कह रहे हैं हमने अभी एक किस्सा बता रहे थे, हमने अपनी नौकरानी को गैस सिलेंडर दे दिया। नहीं, अरे आप भूल गए क्या? महीनों महीनों गैस डॉक्टर खेरा को नहीं मिलती थी, आपको भी नहीं मिलती। आप कांग्रेस में थे भाई, आपको मिल जाती होगी तब। अब तो हम अंतरराष्ट्रीय समय लड़ाई में बैठे हुए हैं, लेकिन वो दिन याद करो जब 5-25, सुनिए सर एक मिनट ध्यान से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 25 कूपन मिलते थे कि आप अपने क्षेत्र में इसको दे सकते हो जरूरतमंद को। और कहां मिलता था? यूपी का एमपी 25 की 25 गैस केरला में, एमपी मध्य प्रदेश का 25 की 25 गैस
तमिलनाडु में, यानी अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में भी एक भी नहीं, सारी बेच दी जाती थी और खूब ब्लैक में 20-20 हजार में बिकती थी गैस के कनेक्शन। भूल गया आप वो जमाना? और अब आप कह रहे गैस सिलेंडर के लिए रो रहे हो, और ये देख नहीं रहे जो देश बनाते हैं वो लड़ाई में उलझे हुए हैं, और हमको बेकार दोष दिए चले जा रहे हो आप। लड़ाई में वो तो वो उलझे जिनको गैस भेजनी है। हमने क्या गलती करी? और हमने तो मेरे ख्याल से चाणक्य के बाद शायद ये पहला इतिहास में नरेंद्र मोदी होगा जिसने ये राजनीति करके दिखाई कि आज हमारे साथ ईरान भी है और हमको हमारे जहाज छोड़ रहा है, और हमारे साथ इसराइल भी है। ठीक है, धन्यवाद। कोशिश करो जरा। उमेश त्रिपाठी, आपके नेता गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, और अब हर बार कुछ ना कुछ नया शब्द ले आते हैं, टर्मिनोलॉजी से प्रधानमंत्री को निशाना बनाते हैं। भाई प्रधानमंत्री क्या करते और क्या नहीं किया जो उनको नहीं करना चाहिए? भाई डिप्लोमेसी कोई नारेबाजी का विषय थोड़ी है। उमेश त्रिपाठी, देखिए जो बातें की जा रही हैं ये लोगों के रोटी और भोजन से जुड़ा हुआ मसला है। आज मध्य प्रदेश में स्थिति ये है कि आप शहरी क्षेत्र, नगर पालिका क्षेत्र में तो कुछ गैसें मिल रही हैं, लेकिन जो ग्राम पंचायतें हैं, जो नगर पंचायतें हैं, उसमें गैस एजेंसियों पे ताला लगा हुआ है। जब आदमी रोटी ही नहीं खाएगा तो क्या राजनीति की बातें करेगा? और मेरे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे 1980 की बात कर रहे थे। देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो वे ऑफ वर्किंग है वो बड़ा क्लियर है। हमारे विश्व गुरु ने जो है रातों रात कहा नोटबंदी, उसके बाद लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया, उससे पूरी इकोनॉमी ठप हो गई। उसके बाद कोरोना आया, बीच में न बोलिए साहब प्लीज। आई एम नॉट यूज्ड टू दिस में प्लीज उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपको मौका दूंगा। बोले दियो, अपना फ्रेम ठीक कर लीजिए खेरा साहब, फ्रेम ठीक कर लीजिए, आपका सर कट रहा है, बोलिए। फिर कोरोना आया, कोरोना में इन्होंने थाली, घंटी, दिया ये जला के कोरोना दूर करने लगे। फिर जीएसटी आया, उसका सॉफ्टवेयर नहीं बना था, इन्होंने जीएसटी लागू कर दिया। फिर ऑपरेशन सिंदूर आया, पूरे देश भर में ट्रायल हुआ, भैया कि ब्लैकआउट करो, हम लोग इस बार पीओके ले लेंगे और रावलपिंडी में झंडा फहराएंगे। हम लोग बड़े खुश थे भाई, इंदिरा गांधी के बाद ऐसा मर्द आदमी पैदा हुआ जो रावलपिंडी में झंडा फहराने की बात कर रहा। लेकिन हुआ क्या, 4 दिन बाद उनके आका का फोन आया, मिस्टर बड़बोला ट्रंप का, उन्होंने सरेंडर मार दिया। तो नरेंद्र मोदी का पूरा विश्व सरेंडर बोल रहा। और देखिए लोग कितनी बड़ी बातें करें, 2 दिन बाद इजराइल ने ईरान पे जाकर उसके लीडर को मारा। हमारी आईबी इतनी फेल हो गई कि उनको ये नहीं मालूम था कि इजराइल कितनी तैयारी कर रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री जी वहां पीतल का सिक्का गले में पहन के अपनी तारीफ करवा रहे थे। देखिए इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आपको ये ध्यान देना होगा कि कौन हमारा जियो पॉलिटिकल फ्रेंड है और कौन नहीं है। 1947 के पहले ईरान जो था हमारा पड़ोसी था, पाकिस्तान बनने के पहले। ईरान से हमारे मैं नहीं कहता हूं इजराइल संबंध मत रखिए, लेकिन आपने जो बंटाधार किया फॉरेन पॉलिसी का, उसका लिहाजा सरेंडर कहां है? उमेश त्रिपाठी सरेंडर तो बताओ आप, सरेंडर क्या है? सरेंडर क्या क्या? इसमें सरेंडर ये हुआ ना कि इनके जो बड़े पिताजी हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, वहां से आदेश आता है, उसका पालन करते हैं। और उसके 2 ही कारण है, एक एप्स्टीन फाइल है, दूसरी फाइल अडानी की गिरफ्तारी है। ये तो काम ही उन्हीं के अपने बचाने के लिए कर रहे हैं, अडानी बचाने के लिए कर रहे हैं। लोगों ने 2 मुद्दे पकड़ लिए, वो सारे मुद्दे उसी तराजू में तौल देते हैं आप लोग। नहीं देखिए, नहीं जो हकीकत है पार्लियामेंट में इन्होंने उसको खुलासा नहीं किया। पार्लियामेंट में आप उसका आंसर नहीं देंगे, पूछेगी ठीक है क्वेश्चन करें। थैंक यू, धन्यवाद त्रिपाठी जी, धन्यवाद। चर्चा को थोड़ा सा हकीकत की तरफ और ले जाते हैं, बयानों से हकीकत की तरफ। गैस एजेंसी के संचालक हमारे साथ रामेंद्र शर्मा जी हैं, हिम्मत वाले हैं, अपनी बात कहते हैं दमदारी के साथ में। शर्मा जी, आज क्या स्थिति है बताइए, आज का स्कोर क्या है? देखिए स्कोर में बहुत अच्छा चल रहा है। गैस की हम लोगों को जितनी सप्लाई अभी तक पहले मिलती आ रही थी, लगभग उतनी ही सप्लाई मिल रही है, लेकिन डिमांड जैसे सबको पता है पैनिक क्रिएट है। और जो जब से कॉमर्शियल सिलेंडर बंद हुआ है तब से ज्यादा थोड़ा सा और पैनिक हो गया है। चाहे कोई भी बेचे, बदनाम गैस एजेंसी वाले ही होंगे। हम कसम खा के कहते हैं कि हमने एक भी सिलेंडर ब्लैक नहीं किया। शर्मा जी, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने कही कि भाई सप्लाई उतनी ही है और डिमांड भयानक बढ़ गई है, तो लोग क्या कर रहे हैं? या तो आप वाली गैस कमर्शियल में इस्तेमाल हो रही, या फिर लोग भूसौरे में भर रहे हैं, भूसा की तरह गैस को, कोई बोरे वोरे में ले जा रहे हैं गैस। ये 2 चीज़ें हो सकती हैं। और
कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बंद हुई तो यूं ही तो नहीं हो गई, कमी की वजह से हुई होगी, कहीं ना कहीं तो कमी है कुछ जगह। हेलो, बोलिए शर्मा जी, बोलिए शर्मा जी, बोलिए। शर्मा जी की आवाज मुझे लगता है कुछ व्यवधान है। हमारे साथ निश्चल सिंघानिया जी हैं, अध्यक्ष हैं डीजल पेट्रोल एसोसिएशन दिल्ली के। सिंघानिया सर की तरफ मैं जाता हूं। सिंघानिया साहब, लगातार पिछले दिनों हम लोगों ने बात की थी इस संदर्भ में, आप उस कार्यक्रम में थे, आपने कहा था कि जो स्थितियां परिस्थितियां हैं हमें समाधान की ओर देखना होगा, और आपने ये भी उम्मीद जताई थी कि केवल हम इस इलाके से ही नहीं बल्कि पेट्रोलियम जो डीजल पेट्रोल है वो 40 जगह से लेते हैं तो बहुत उस तरह की दिक्कत नहीं है, लेकिन अलग अलग तरीके की कीमतें बढ़ने के बाद की स्थितियों का आपने आकलन किया था। आज जो डीजल पेट्रोल को लेकर भी गुजरात जैसे राज्यों में पैनिक है, लोग कुकर में भरवा रहे हैं, इस तरह के विजुअल आ रहे हैं, कोई पानी की टंकी में डीजल पेट्रोल भरवा रहा है, क्या स्थिति है हकीकत, देश को बताइए सिंघानिया जी। देखिए, अगर हम आज की बात करें तो पेट्रोल डीजल की सप्लाई सुचारू रूप से चल रही है पीछे से। जो दो चीज़ें हुई हैं वो ये हुई हैं कि एक तो पैनिक बाइंग चालू हो गई है, और पैनिक बाइंग दिल्ली में तो नहीं है लेकिन बहुत सारे राज्यों में पैनिक बाइंग है। और एक दूसरी समस्या जो हुई है वो ये है कि हमारी क्रेडिट लाइंस डिस्टर्ब हो गई हैं। जो पहले ऑयल मार्केटिंग कंपनी से हमको एक वर्किंग कैपिटल क्रेडिट मिलता था जी, जिससे कि हम अपनी सप्लाईज सुबह ले लेते थे और फिर पूरे दिन उसको चलाते थे और शाम तक पेमेंट करते थे जी। अब वो क्रेडिट लाइंस ये डिस्टर्ब हुई हैं कि अब हमको पहले पेमेंट करनी होती है और फिर हमको सप्लाई मिलती है। उससे क्या होता है कि हम डिपेंड हैं कि जब तक बैंकिंग सिस्टम खुलेगा नहीं तब तक हम अपने कैश को डिपॉजिट नहीं करेंगे, तब तक पेमेंट्स नहीं होंगे। तो क्रेडिट लाइंस डिस्टर्ब हुई हैं क्योंकि ओएमसीज के भी फाइनेंसेस डिस्टर्ब्ड हैं, वो महंगा खरीद रहे हैं, सस्ता बेच रहे हैं। और क्रेडिट लाइंस से ये भी फ़र्क पड़ता है कि जब छुट्टियाँ आती हैं, जैसे सेकंड सैटरडे आ गया, संडे आ गया, बैंक्स आर क्लोज्ड और डिपोज आर ओपन, तो हमको अपनी पेमेंट्स करनी है और सप्लाई लेनी है। तो इसलिए बहुत सारे राज्यों में ये आपको स्थिति दिख रही है कि डीलर्स क्रेडिट पे मतलब वो पेमेंट अपफ्रंट नहीं कर पा रहे हैं बैंक की हॉलीडे होने की वजह से, और अर्ली मॉर्निंग ड्राई आउट्स हो रहे हैं जब तक कि उनको लोड नहीं मिलता। तो ये एक फंक्शनल डिस्टर्बेंस है क्रेडिट लाइन डिस्टर्ब होने की वजह से। लेकिन अगर हम आपूर्ति की बात करें तो आपूर्ति पूरी है जैसे पहले थी, और कोई भी आपूर्ति में कोई कमी नहीं है। अब भविष्य में क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज की तारीख में पैनिक बाइंग की कोई आवश्यकता नहीं है। सप्लाईज आर नॉर्मल एंड वी शुड नॉट डू एनी पैनिक बाइंग। ठीक है, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है अजय जी अभी निश्चल सिंघानिया ने कि भाई ये तो बहुत भयानक प्रहार है। उस तरीके से तो आप देखा जाए कि क्रेडिट लाइन डिस्टर्ब हो गई है, पूरा सिस्टम ही एक तरह से डिस्टर्ब है कि आप पहले जो पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी का संचालक पहले एक पैसे इकट्ठा करे उसको दे, और ये पैनिक इसीलिए हो रहा है। हमें लगता है पैनिक बाइंग से ज़्यादा ये समस्या है, पैनिक बाइंग नहीं है उतनी ज़्यादा, लेकिन ये समस्या है कि चूँकि जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है लोग, पेट्रोल पंप संचालक है वो या बैंकिंग को लेकर प्रॉब्लम आ रही, तो वो एक तरीके से मामले को और क्रिटिकल बना दे रहा है। और अभी जो बात हो रही थी कि जैसे जैसे महंगा हो रहा है क्रूड ऑयल, वैसे वैसे हम उतना नहीं खरीद रहे हैं जितना हमको खरीदना चाहिए, तो हम सोच रहे हैं कितने में काम चल जाए, हमें ज़्यादा महंगा ना खरीदना पड़े। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें कैसे हैम्पर कर रही हैं, कि इस बारे में क्या सोच रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं अजय जी? देखिए, मेरा मानना है, पहले तो मैं एक चीज का वो जवाब दे दूं कि कोई व्यक्ति पैदा होता है, पैदा होते ही चलने नहीं लगता, दौड़ने नहीं लगता। जब भारत में गैस का सिस्टम शुरू हुआ उस समय लोग स्टोव से कभी बनाते थे, कभी किसी और चीज से बनाते थे, लकड़ी से बनाते थे। वो व्यवस्था आई 2014 में, एक दिन में 24 घंटे में सप्लाई मिलने लगी थी। तो कोई ये कह दे कि आज सप्लाई मिलने लगी, पहले नहीं मिल रही थी, तो ये गलत है, नंबर एक। नंबर दो, जो कहा हमारे सिंघानिया साहब ने बिल्कुल सही कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि आज संकट नहीं है, लेकिन भविष्यगामी संकट के बारे में उनको भी अंदेशा है। ऐसा नहीं है, वो इससे इनकार नहीं करेंगे, और ये बात प्रधानमंत्री खुद सदन में स्वीकार कर रहे हैं। दूसरी बात,
जिस तरह से गैस यदि इतना ही आपूर्ति थी तो सब चीज सुचारू रूप से वैसे ही चलने देना चाहिए था, पैनिक नहीं होता। नहीं अजय जी, ये वाला गोल कर जाते हैं सरकार के लोग, ऑयल कंपनियां जो आपका कमर्शियल सिलेंडर उसकी बात ही गोल कर जाते हैं, वो करेंगे उसकी आपूर्ति ठप है। अरे भाई कमर्शियल भी इसी देश में देना है, इसको नहीं दे पा रहे हो और गोलमोल बातें कर रहे हो भाई, कैसे चलेगा? यही नहीं, इंडस्ट्रियल भी रोक दिया गया। आप देखिए, और कहीं की बात नहीं करूंगा, गुजरात की ही बात करूंगा। मोरबी की सारी इंडस्ट्री आज बंद हो गई है। मोरबी इंडस्ट्री एसोसिएशन ने इसकी बात कही है। वो तो साहब बीजेपी के ही हैं, वो लीडर भी हैं बीजेपी के, वही कह रहे हैं कि इसके कारण हम नहीं चला पा रहे। वहां से तमाम मजदूर प्रस्थान कर रहे हैं अपने घरों गांवों को। तो यह सिचुएशन पैदा हुई है ना भाई। देखिए, संकट है तो संकट को स्वीकार करिए और कहिए कि इसके समाधान में सब साथ आइए। लेकिन आप पहले ही कहेंगे कि संकट है ही नहीं। जब संकट ही नहीं तो फिर हम पे क्यों बोझ डाल रहे हैं? फिर हमको क्यों आप बता रहे हैं? अजय जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा ना संकट है, संकट है, हमें कठोर समस्या के लिए तैयार रहना होगा, कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी। यानी झूठ बोलना है सिर्फ। तो ये झूठ बोलने की आदत से बाहर निकले। देश की समस्या, जैसे न कोई घुसा है, न कोई घुस आया है, न कुछ है। अरे साहब, और उसके बाद उस चीन का नाम लेने से डर गए। पाकिस्तान का मैंने आपको सुना दूं, संयुक्त राष्ट्र संघ में वो खुलेआम कह रहा है, और जब खुलेआम कह रहा है उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ में उसके कहने के बाद भी हमारा विदेश मंत्री कह नहीं पाता है वहां। In May this year, my country confronted unprovoked aggression from our eastern front. The enemy came shrouded in arrogance. We sent them back in humiliation, delivering our bloody nose. अब आप सोचिए, इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहा है, ब्लडी तक के कर रहा है, और हमारा विदेश मंत्री वहीं मौजूद है, वो एक शब्द नहीं बोल पाया। अजय जी, अभी फार्मर डिप्लोमेट ने कहा, विजय जी ने उसमें ताली भी बजाई। मैं यही कह रहा हूं कि भाई संयुक्त राष्ट्र कुछ ना कहना भी बहुत बड़ी डिप्लोमेसी है। ये लोग कह रहे हैं, कह रहे कुछ ना कहो, ये भी डिप्लोमेसी है। नहीं, पाकिस्तान कह ले रहा है और हमारी औकात नहीं हो रही पाकिस्तान को भी जवाब देने की। हमारे लिए इससे बड़ा सरेंडर क्या होगा? तो मेरा यही कहने का मतलब है कि जिस तरह के हालात बनाए हैं, ठीक है, तो आज निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री के सरेंडर होने का खामियाजा देश भुगत रहा है। थैंक यू। दीपक सर हैं, मुझे लगा वो चले गए। रिस्पॉन्ड करिए सर, बोलिए। सर, मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ मैंने इनको देखा नहीं था उस UNGA के सेशन में, मैं तो बैठा हुआ था वहां पर। सर, आप थे सर वहां पे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। अजय जी आपसे सवाल कर रहे हैं, दीपक सर। आप थे वहां पे UNGA? नहीं, मेरी तो औकात नहीं है कि मैं वहां जाऊंगा। आपकी औकात की बात नहीं मैं कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ आप थे कि नहीं वहां? अब मैं आपको बता देता हूँ, प्लीज सर क्षमा करें, मेरी बात सुन लीजिए सर। मैंने एक सवाल पूछा था कि आप थे। अब आप सुनने दीजिए ना, दीपक सर को सुन लीजिए। अजय जी, दीपक सर को सुन लीजिए। निकाला दीपक सर को सुनिए। और जो UN के YouTube चैनल से निकाला है, इसलिए आप बोलिए दीपक सर, बोलिए दीपक सर, बोलिए सर। हमारे विदेश मंत्री ने क्या कहा था सर? उसने कहा था अगर ये लोग सोचते हैं कि ये जंग जीत दें, मुबारक हो, ये खाली पुलाव बनाते हैं, इससे बड़ा तमाचा क्या हो सकता है सर? देखिए उसको, अगर आपने उनके YouTube चैनल से लिख। सर प्लीज, मुझे 52 साल हो गए। मैंने आपकी प्लीज सर कह दिया था कि हमारे थैंक यू अजय जी। ओके, मंत्री ने ये कहा था, ये बात मैं पहले ही बोल चुका हूं। ठीक है, ओके। विजय खेड़ा कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं खत्म करूंगा। विजय खेड़ा बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? बीच में मत बोला करिए विजय जी, आप सीनियर आदमी, अब बोलिए। आप बार बार गैस की बात कर रहे हैं, आप 2-3 बातें समझ लीजिए। क्या हिंदुस्तान में गैस पैदा होती है? क्या हम गैस उन 9 कंट्री से छुड़ा लेते जो लड़ाई में उलझे हुए हैं? आप किस दुनिया में जी रहे हो? अरे ये बातें मत करो भाई, अब ये जनता से ये बातें मत करो कि हिंदुस्तान में गैस पैदा होती है। ब्लैक में गैस बेचने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। आप बीच में मत बोलिए। अब आप सुनिए, आप 8 कंट्रीज एक साथ लड़ाई में इन्वॉल्व हैं। हम इनके कहने से मान ले रहे हैं 100% हम ईरान के साथ थे, तो गैस मिल जाती है आपको। क्या बात क्या कर रहे हैं आप समझने की कोशिश करिए। जो
अभी आपने वैक्सीन पे बोला जनता ने आपकी मट्टी कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने कर दी। अभी आपने बड़े हंस रहे ना, अभी आपने बोला था जीएसटी पे जनता ने मट्टी कर दी, फिर भी हम चुनाव जीते। अब बराबर हम चुनाव जीते, जनता सही है, सुप्रीम कोर्ट सही है कि आप सही हो? ठीक है, बोलिए बोलिए भाई उमेश त्रिपाठी, बोलिए, एक रिस्पॉन्ड करिए जल्दी से। बार चुनाव की बात करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है विजय खेड़ा, ठीक हो के अब मैं खत्म करूंगा। उमेश त्रिपाठी छोटे से कमेंट। उमेश त्रिपाठी पार्लियामेंट में कहा है भारतीय जनता पार्टी बैलेट पे चुनाव कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरे भाई चुनाव नहीं, आज चुनाव की बात नहीं हो रही, आप लोग चुनाव की बात करके मुद्दों को डाइवर्ट करते हैं। आज जनता की बात हो रही, डिप्लोमेसी की बात हो रही। बड़े इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं हमारे पास, देश के जाने माने, बहुत दुनिया भर में घूमे हुए दीपक बोरा सर। महत्वपूर्ण बातें हम लोग कर रहे हैं, आप लोग चुनाव की बात ले आते हैं। पार्टी की सरकार है, बावजूद इसके यहाँ पे ग्रामीण इलाकों में, ग्राम पंचायत वालों में, जनपद पंचायतों में गैस की सप्लाई शून्य। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मेहमानों का बहुत बहुत आभार। वास्तव में इतनी देर में हम लोगों ने चर्चा, समस्या पर भी चर्चा की कि समस्या क्या है, सिलेंडर पर भी चर्चा हुई, सरेंडर हुआ या नहीं इस पर भी चर्चा हुई। जनता समझदार है, वो खुद ही समझ ले कि समस्या कहाँ है। हमने बहुत सारे तथ्य सामने रख दिए। सरेंडर पर भी हमारे जो लोग थे, एक्सपर्ट थे, वो बोले कि सरेंडर हुआ है नहीं है, क्योंकि भारत किसी के सामने सरेंडर नहीं करता। मेरा ये प्रबल मत है और हमने कभी किया भी नहीं। और सिलेंडर की समस्या है, इससे आंख बंद नहीं की जा सकती। पेट्रोल डीजल पर भी हमको थोड़ा सा होशियार रहना होगा, खुद से, खाली प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं, खुद से भी हम सबको अपने जो उपयोग है डीजल पेट्रोल का उस पर कटौती करनी होगी। दीपक सर ने कहा कुछ कच्ची सब्जियां भी खाने लगी है, तो अगर खा सकते हो तो खाइए। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज।